अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं होम्योपैथी की बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो कि है एकोनाइट नेपोलस। इस मेडिसिन का सोर्स प्लांट किंगडम है, यानी ये प्लांट किंगडम की एक मेडिसिन है जो एक पौधे से बनती है जिसका नाम है मॉन्क्स वुड। ये एक पॉइजनस प्लांट होता है, यानी एक जहरीला पौधा है, लेकिन जब हम इसको पोटेंटाइज फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत सी बीमारियों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। एकोनाइट बेसिकली एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रेस्ट मीन्स कि ये बहुत सी सिम्टम्स को एट अ टाइम या बहुत सी सिम्टम्स को कवर करती है, एक से ज़्यादा अलामात को कवर करती है। अब हम चलते हैं इसकी मेन सिम्टम्स को कि किन किन सूरतों में हम इनको इस्तेमाल करवा सकते हैं या बॉडी के किन किन हिस्सों पर ये बहुत अच्छा असर करती है। तो जी सबसे पहला इसका जो सिम्टम है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो है जी सडन ऑनसेट एंड वायलेंट ऑफ सिम्टम्स। यानी इसके जो होता है अलामात होती हैं वो अचानक आती हैं और बहुत शिद्दत के साथ आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को किसी बीमारी का हमला हुआ है, ठंड लगी है, अचानक ठंड लगने से नज़ला ज़ुकाम या हेडेक हो गया है, बहुत सीवियर हेडेक है, या किसी को बुखार हुआ है और अचानक हुआ है, मीन्स कि कोई लंबी बीमारी उसके जो है बैक पे नहीं है और अचानक बुखार हुआ है और हाई ग्रेड फीवर है उसको, तो ऐसी सूरत में आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। या किसी के कान में दर्द है, नाक का दांत में दर्द है, इस सूरत में भी उसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस मेडिसिन को हमेशा एक्यूट कंडीशन में ही देना है, यानी किसी भी बीमारी की फर्स्ट स्टेज में आप दे सकते हैं। जब इन्फेक्शन हो जाए तो उस सूरत में आप इसको इस्तेमाल नहीं करवाएंगे। सेकंड इसका सिम्टम है जी फियर ऑफ डेथ या प्रिडिक्शन टाइम ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ मीन्स कि इसका पेशेंट इस हद तक जो है मेंटली डिस्टर्ब होता है, मेंटली एंशियस होता है कि वो ये फील करता है कि छोटी से छोटी बीमारी भी उसकी मौत का सबब बन जाएगी। वो ये फील कर रहा होता है कि ये जो बुखार मुझे हुआ है ये तो जी 105 तक चला गया है, ये बुखार जो है मुझे मौत तक ले जाएगा, इसकी वजह से मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी। या अगर कोई कान का दर्द या दांत का दर्द हुआ है तो उसकी इन्फेक्शन मुझे इस हद तक ज़्यादा हो जाएगी कि मेरी बॉडी में फैल जाएगी और मेरी मौत हो जाएगी। यानी उसको किसी न किसी तरीके से बीमारी का खौफ नहीं बल्कि मौत का खौफ रहता है। और इसके साथ वो प्रिडिक्शन करता है अपनी डेथ के टाइम की, यानी कि उसको होता है कि जी मेरी जो मौत हो जाएगी, मेरी फ़लाँ दिन मौत हो जाएगी, आज से 4 दिन बाद मौत हो जाएगी, या मैं मरने वाला हूँ और मेरी कल दिन जो है 12 बजे मौत हो जाएगी। यानी अपनी टाइम जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो बताता है कि जी मेरी इतने बजे जो है कल या परसों या कुछ दिन बाद मौत हो जाएगी। नेक्स्ट इसका पॉइंट आ जाता है जी पैनिक अटैक। जैसा कि पहले दोनों पॉइंट्स में आपने देखा कि सिम्टम्स उसकी जो है सडन आती हैं, साथ में उसको फियर ऑफ डेथ है, फिर प्रिडिक्शन करता है, तो इस सूरत में वो मेंटली बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको फिर पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसको लगता है कि जैसे हर तरफ जो है वो भीड़ भाड़ में रहना उसको पसंद नहीं होता। नेक्स्ट इसका जो मेन सिम्टम है वो है जी स्ट्रॉन्ग एंड रॉबस्ट एंड प्लेथोरिक। यानी इसका जो पेशेंट होता है वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत पट्टे होते हैं उसके, बहुत ज़्यादा जो फ्लैशी होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ऐसे लग रहा होता है जैसे रफ एंड टफ और बड़ा मजबूत जान का मालिक जो है वो पेशेंट होता है इसका। लेकिन इसके साथ साथ उसका जो फेस होता है उसकी तरफ फ्लो ऑफ ब्लड जो है, रश ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, और उसका फेस जो है बहुत ज़्यादा आपको सुर्खी माइल नज़र आएगा, यानी आपको लगेगा कि जैसा बड़ा सेहतमंद किस्म का इंसान है। और इसके साथ साथ जो है उसके चीक्स रेड होने के साथ उसके गाल गर्म भी होंगे, और उसके साथ साथ उसके हाथ जो हैं उसको भी आप जब छुएंगे तो वो बहुत ज़्यादा गर्म फील होंगे, क्योंकि इसके जो ब्रेन और हार्ट की तरफ जो है वो फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो नेचुरली तौर पर ज़्यादा होता है। तो ऐसी सूरत में इस पेशेंट को जो है वो पल्पिटेशन के मसाइल हो जाते हैं, आगे चल के कार्डियक इश्यूज भी होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका जो सिम्टम है वो है जी फर्स्ट स्टेज ऑफ फीवर। यानी कि कोई भी फीवर है अगर उसकी फर्स्ट स्टेज है, जिस यानी किसी भी इन्फेक्शन से हो जाए, कोई भी उसका कॉज हो और फर्स्ट स्टेज हो, चाहे वो हाई ग्रेड फीवर ही क्यों ना हो, उस सूरत में आप इसको इस्तेमाल करवाएं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इसका जो मेन सिम्टम में आ जाता है वो है जी फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, यानी किसी भी किस्म की इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन अगर अभी वो फर्स्ट स्टेज पर है, यानी इन्फेक्शन जो है म्यूकस मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंची, या इन्फेक्शन जो अभी टॉक्सिन्स नहीं हुई, जहरीला मवाद उसमें नहीं बना, चाहे वो किसी भी किस्म की इन्फेक्शन है, तो आप उसमें इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। वैसे तो इसके इस्तेमाल अभी हमने जो डिस्कस किए हैं इनके ये भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सी जगहों पे आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, जैसे नमूनिया, डायसेंट्री यानी कि हैज़ा वगैरह, डायरिया वगैरह हो जाए पेशेंट को, सिस्टाइटिस हो जाए, टूथेक यानी दांत का दर्द हो जाए, और काइटिस हो जाए, या कार्डियक इश्यूज़ अगर हो जाए जिसमें इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आपको नज़र आए, उस सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी को अचानक गुर्दे का दर्द शुरू हो गया है तो फर्स्ट स्टेज में भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर किसी को पैरालिसिस हो गया है, फालिज का हमला हुआ है, और आपको पता लग गया है कि इसको फालिज का हमला हुआ है, और बाई चांस आप उस जगह पे मौजूद हैं, और अगर आप फौरी तौर पर उसको जो है 2 to 3 ड्रॉप्स या 10 ड्रॉप्स तक भी आप उसको दे दें तो फौरी तौर पर पैरालिसिस का हमला जो है वो रुक जाएगा। इसके साथ साथ कंजक्टिवाइटिस यानी आँख की जो सोजिश होती है उसकी फर्स्ट स्टेज में भी आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। मीज़ल्स में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये तो थी उसके इस्तेमाल, लेकिन इसकी ऐसी जगह थी जिसमें हमने आपको बताया कि जी इन इन सूरतों में आपको इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे किन सूरतों में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करवाएंगे। वो सीधा सा उसका एक फार्मूला है कि किसी भी चीज़ की सेकेंडरी स्टेज, क्रॉनिक स्टेज, यानी वो फर्स्ट स्टेज से निकलकर, एक्यूट स्टेज से निकलकर बीमारी क्रॉनिक स्टेज तक चली गई है, जिसमें इन्फ्लेमेशन जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन को कवर कर गई है, टॉक्सिन्स बनना शुरू हो गए हैं, सोजन जो है वो एक्सेसिव होना शुरू हो गई है, ऐसी सूरत में आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये एक्यूट स्टेज की मेडिसिन है। ये तो थी इसकी मेन सिम्टम्स जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं इसके ट्रायोज की तरफ, कि एकोनाइट जहाँ पर एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, इसके साथ साथ ये 3 ट्रायोज का भी हिस्सा है, जिसमें ट्रायोज ऑफ थर्स्ट, ट्रायोज ऑफ पेन, ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस। यहाँ हम डिस्कस करेंगे ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस, यानी कि इसमें बेचैनी पाई जाती है बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंटली रेस्टलेसनेस पाई जाती है इसमें। तो इसके साथ 2 और मेडिसिन है जो कि जिनमें बेचैनी पाई जाती है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एकोनाइट को। एकोनाइट में मेंटली रेस्टलेसनेस तो पाई जाती है, लेकिन इसमें फिजिकल वीकनेस नहीं होती। इसका पेशेंट प्लेथोरिक होता है, रॉबस्ट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लैशी होता है, इसके अंदर बड़ी जानदार किस्म का जो है वो पेशेंट होता है। अब आते हैं सेकंड, आर्सेनिक एल्बम, जो कि इस ट्रायोज का हिस्सा है। आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट होता है उसमें मेंटली रेस्टलेसनेस तो पाई जाती है, लेकिन ये फिजिकली बहुत वीक होता है, बस लेटा रहना पसंद करता है, उठना उसको लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, हर वक्त लेटा रहेगा, बैठा रहेगा, खाना पीना इसके लिए जो है वो भी बड़ा मुश्किल होता है कि जी मैं खाना खाऊंगा तो इससे भी मुझे जो है वो मेरी एग्रीवेशन हो जाएगी, बीमारी में इजाफा हो जाएगा। थर्ड है जी इसका ट्रायोज का हिस्सा, वो है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स में फिजिकल रेस्टलेसनेस होती है, लेकिन इसके साथ डल पेन होती है, यानी इसमें पेशेंट जो है बैठता नहीं है, चलना शुरू कर देगा, कभी बैठेगा, कभी उठेगा, कभी दाएं कभी बाएं, घूमना फिरना शुरू कर देता है, कभी भी सुकून से नहीं बैठता, और बॉडी में उसके हल्की हल्की दर्द जो है वो ऑल टाइम रहती है। जी ये तो था ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस। आज की मेडिसिन आज हमने मेडिसिन जो डिस्कस की है एकोनाइट, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मेडिसिन के साथ कल आपसे मिलेंगे। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।